ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है? Yes? Yeah, you can put a thumbs up or you can send me yes on the chat. Yes. All right, great. So now, before I start the topic, let me just give you a brief idea कि 11th और 12th कॉमर्स का मैथमेटिक्स कैसा होता है. So यहाँ पे ना वो लोग ने मैथ्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मैथ्स 1, मैथ्स 2. If I talk about मैथ्स 2, तो इट इज मोर ऑफ स्टैटिस्टिक्स. आप लोग ने स्कूल लेवल पे डेफिनेटली मीन, मीडियन, मोड, ये टाइप के टॉपिक्स पढ़े होंगे. तो वो टॉपिक्स और ऐसे कई सारे स्टैटिस्टिक्स वाले टॉपिक्स आर देयर इन मैथ्स 2 in 11th standard as well as 12th standard. If you talk about मैथ्स 1 में काफी वेराइटी ऑफ टॉपिक्स है. कुछ ऑल्जिब्रा रिलेटेड है, थोड़ा ज्योमेट्री इन्वॉल्व है, नॉट कंस्ट्रक्शन but some geometrical aspect. And then towards the end of 11th standard na, you will come across a new branch of mathematics which is called as calculus branch. Yes, जिसमें आप limits, derivatives, integration ऐसे काफी सारे टॉपिक्स पढ़ने वाले हो, but that will be towards the end of 11th standard and then definitely वो टॉपिक्स 12th में भी कंटिन्यू होगा. हाँ, और एक चीज, आप सब लोग ने 10th स्टैंडर्ड तक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा, करेक्ट? हाँ, सो वो लोग ने क्या किया है, जो 11th और 12th का नया सिलेबस डिजाइन किया, उसमें वो लोग ने कॉमर्स में से ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीटली निकाल दिया. मतलब अब 11th-12th कॉमर्स में मैथमेटिक्स का कोई भी टॉपिक में आपको ट्रिगो नहीं दिखेगा. इट इज कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम कॉमर्स का मैथमेटिक्स. अब आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दैट इज मैथ्स 1 का टॉपिक. द टॉपिक इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. So now before I डिस्कस की कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, लेट अस फर्स्ट रिवाइज समथिंग जो आप लोग ने ऑलरेडी किया हुआ है और आपको 11th और 12th के बहुत सारे टॉपिक्स में वो काम आ सकता है. लेट अस क्विकली रिवाइज. लॉज ऑफ इंडाइसेस. अच्छा, इसको हम लॉज ऑफ इंडाइसेस क्यों बोलते थे? व्हेन यू लुक एट दिस स्ट्रक्चर, तो आप लोग इसको बेस बोलते हो और इसको इंडेक्स बोलते हो, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ इंडाइसेस. अब ये फर्स्ट रूल क्या बोलता है कि जब सेम बेस मल्टीप्लाई होता है तो हम उनके पावर्स को ऐड कर सकते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज a raised to m plus n. देन सेकेंड रूल, जब सेम बेस डिवाइड होता है तो हम उनके पावर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं. सो आई कैन राइट दिस एज a raised to m minus n. Then if we look at the third rule, a raised to m the whole raised to n है. इसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो. पहला, यू कैन इंटरचेंज द टू पावर्स. आप ये दोनों पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हो. सो यू कैन राइट दिस एज a raised to n the whole raised to m, or else you can even multiply the two powers. So I can write this as a raised to m into n.
ये 3 रूल्स में अगर किसी को डाउट है तो यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क मी. All right. Let us discuss the next 3 rules then. Oh. चलो इधर ध्यान दो. आई गिव यू टाइम टू कॉपी, डोंट वरी. लुक एट द फोर्थ रूल. फोर्थ रूल क्या सिखाने का ट्राई कर रहे हैं कि ये जो a रेज टू n वाला टर्म डिनोमिनेटर में, नाउ इफ आई शिफ्ट दिस एंटायर टर्म इन न्यूमरेटर, ओके, अगर ये पूरे टर्म को मैं न्यूमरेटर में शिफ्ट करूं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा. सो आई कैन राइट दिस एज a रेज टू minus n. So always remember, when you shift the entire term from numerator to denominator or denominator to numerator, पावर का साइन हमेशा चेंज होगा, पॉजिटिव का नेगेटिव या नेगेटिव का पॉजिटिव. फिफ्थ रूल. फिफ्थ रूल में ये वाला कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना आगे चल के मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है. ये a जो है ना वो नॉन जीरो टर्म है. नॉन जीरो टर्म मतलब a का वैल्यू जीरो को छोड़कर कुछ भी हो सकता है. तो ऐसे टर्म को अगर आप पावर जीरो दे दो तो इसका आंसर हमेशा 1 आएगा. a raised to 0 is always 1 where a is some non-zero term. अच्छा, ए डू यू अग्री? ये जो है ना पॉइंट नंबर 6, इसको आप लोग स्क्वायर रूट ऑफ a ऐसा रीड करते हो, है ना. अब अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे स्क्वायर रूट को पावर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आप उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे? यू विल एक्सप्रेस दिस एज a रेज टू 1/2. जब भी रूट इन्वॉल्व होता है ना तो पावर हमेशा 1 वाले फॉर्मेट में होता है. सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि क्यूब रूट ऑफ ए है तो आप उसको लिखोगे a रेज टू 1/3. इफ यू टॉक फोर्थ रूट ऑफ ए तो यू विल राइट दिस एज a रेज टू 1/4. तो इसी अंडरस्टैंडिंग को हम जनरलाइज कर रहे हैं दैट इफ आई टॉक अबाउट nth रूट ऑफ a तो यू विल एक्सप्रेस दैट एज a रेज टू 1/n. क्या ये तीनों रूल सबको क्लियर है? चलो परफेक्ट. या चलो कॉपी कर लो ये. प्लीज कॉपी दिस डाउन. किसी का अगर कॉपी करना बाकी है तो प्लीज लेट मी नो और एल्स आई विल प्रोसीड.
should I proceed? Okay. समझो आपका कभी कॉपी करना बाकी रहेगा ना, तो आपको रिएक्शन के ऑप्शन में हैंड रेस का सिंबल दिखेगा. सो अगर आप हैंड रेस करके रखोगे तो आई विल वेट फॉर यू एंड द मोमेंट यू रिमूव दैट सिंबल आई विल प्रोसीड. अच्छा अभी देखो, लेट मी जस्ट गिव यू अ ब्रीफ आइडिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. देखो इंग्लिश ग्रामर में आपने ना दो टाइप के सेंटेंसेस पढ़े. एक होता है सिंपल सेंटेंस, जिस सेंटेंस को ब्रेक करके आप और छोटा नहीं बना सकते उसको आप सिंपल सेंटेंस बोलते हो. एंड फिर पता है जब आप दो सिंपल सेंटेंसेस को कनेक्ट करते हो तो उसको आप कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हो. करेक्ट. तो वैसे ही इन मैथमेटिक्स जब हम दो टाइप के नंबर्स को कनेक्ट करेंगे, व्हेन यू कनेक्ट टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा अब जब मैं बोलता हूं कि हमें दो टाइप के नंबर्स को कनेक्ट करना है, तो दो में से ना एक टाइप का नंबर आपने ऑलरेडी स्कूल लेवल तक पढ़ लिए, तो हम पहले वो रिवाइज कर लेते हैं. फिर मैं आपको सेकेंड टाइप का नंबर बताऊंगा और तब जाके हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन डिस्कस कर पाएंगे. So one type of number that you have studied so far उसको कहा जाता है रियल नंबर्स. अच्छा देखो नाउ आप कोई भी स्ट्रीम लो, अगर आपने मैथ सब्जेक्ट लिया है ना, तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो एकदम बेसिक है. एंड एज अ मैथ स्टूडेंट आपको ये क्लैरिटी तो होना ही चाहिए. इफ आई टॉक अबाउट रियल नंबर्स ना, real numbers are mainly divided into two categories. Rational and irrational. अच्छा अभी ना रैशनल इरैशनल नंबर रिकॉग्नाइज करने का काफी सारा डेफिनेशंस है. आई एम गोइंग फॉर द सिंपलेस्ट वन. कोई भी नंबर रैशनल कब बनेगा? दिस इज हाउ आई रिकॉग्नाइज रैशनल नंबर. मैंने अगर आपको कोई नंबर दिया, अगर वो नंबर इंटीजर अपॉन इंटीजर फॉर्मेट फॉलो करता है, तो ऐसे नंबर को आप रैशनल नंबर बोल सकते हो. हाँ सर इंटीजर मतलब क्या? विदाउट डेसिमल पॉइंट वाला जो नंबर्स होता है उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं. सो इफ द नंबर इज ऑफ द फॉर्म इंटीजर अपॉन इंटीजर, उसको रैशनल बोलने का. हाँ ये फॉर्मेट में सिर्फ एक चीज ध्यान रखो कि ये जो डिनोमिनेटर है वो कभी जीरो नहीं बन सकता. और वो तो आपको ट्रिगो से पता भी है. आप लोग पता है tan ऑफ 90 डिग्री को नॉट डिफाइन बोलते थे. क्यों? क्योंकि tan ऑफ 90 डिग्री होता है 1/0 और जैसे ही डिनोमिनेटर में जीरो आया, थिंग्स आर अनडिफाइंड. दैट इज द रीजन आई हैव रिटन दिस. ओके. तो इरैशनल का डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत ही नहीं, सिर्फ रैशनल का ये डेफिनेशन याद रखो. अगर ये फॉलो हो रहा है तो रैशनल है, और ये फॉलो नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या बन गया? इरैशनल. ओके फाइन. अच्छा अब सुनो, जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं ना, तो वी एंड अप गेटिंग टू टाइप्स ऑफ आंसर्स. एंड दैट इज द रीजन rational numbers are further divided into two categories. Okay, let us understand this with help of example. देखो ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर है, मतलब ये दोनों रैशनल नंबर है. लेकिन जब मैं 30 को 5 से डिवाइड करेगा तो मेरे को आंसर 6 आएगा.
एंड क्योंकि ये विदाउट डेसिमल वाला नंबर है तो ऑब्वियसली ये भी इंटीजर होगा। सो जब हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं वी कैन एंड अप गेटिंग अनदर इंटीजर। बट इफ यू लुक एट दिस केस, ये जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1.5। परफेक्ट, आंसर आएगा 1.5। मतलब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करने पे देखो आंसर डेसिमल में आ रहा है, और जब आंसर डेसिमल में आता है ना तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं fractions. Okay, so rational numbers are further divided into these two categories, integers and fraction. तो अगर हम ये ट्री डायग्राम कंटिन्यू करें तो rational numbers are further divided into fractions and integers. Okay, और अगर मैं integers की बात करूं तो इंटीजर्स 3 टाइप के होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स, जीरो एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स मतलब -1, -2, -3 एंड सो ऑन। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। एंड डू यू ऑल एग्री, ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है इसको आप लोग नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। Yes, so positive integers are also known as natural numbers. तो देखो ये सारे नंबर्स जो है उनको आप रियल नंबर्स बोलते हो, और स्कूल लेवल तक आपने हमेशा रियल नंबर्स के बारे में ही बात की। okay. तो प्लीज कॉपी डाउन दिस ट्री डायग्राम। नंबर्स का ये बेसिक नॉलेज तो अपने को होना ही चाहिए। And if you have any doubt regarding this tree diagram, you can unmute yourself and ask. अगर किसी का बाकी है कॉपी करना तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल वेट फॉर यू। ऑल देखो, दिस इज वन टाइप ऑफ नंबर दैट यू ऑलरेडी नो जिसको हम रियल नंबर बोलते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर, और ये सबके लिए नया है। सो
सो रियल नंबर के बाद जो सेकेंड टाइप का नंबर है उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. यस. नाउ इमेजिनरी नंबर समझने के लिए वी नीड टू अंडरस्टैंड समथिंग कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट. ओके. तो मैं आपको बताता हूं कि इमेजिनरी यूनिट मैथमेटिशियंस ने बनाया कैसे. नाउ इफ आई गिव यू दिस इक्वेशन, अगर मैं आपको ये इक्वेशन सॉल्व करने को बोलूं तो नॉर्मली आप स्कूल लेवल पे क्या करते थे, आप नेक्स्ट स्टेप पे पहले नंबर को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करो. और फिर पता है जब ऐसा सिचुएशन स्कूल में आता था तो आप क्या बोलते थे कि भाई कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता. स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, और आपका सोल्यूशन इधर ही खत्म हो जाता. विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रियल नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता. सो व्हाट मैथमेटिशियंस थॉट कि ठीक है, लेट अस इमेजिन कि ऐसा कोई तो नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है. तो उन्होंने ने क्या किया, इसको आगे और सॉल्व किया बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. सो इफ यू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये x बन जाएगा एंड दिस विल बिकम रूट ऑफ -1. और ये जो वैल्यू मिला ना उनको, इसी वैल्यू को वो लोग बोलते हैं इमेजिनरी यूनिट. अच्छा, ये नाम के पीछे का लॉजिक क्या है? इमेजिनरी क्यों? बिकॉज ये मैथमेटिशियंस ने इमेजिन किया कि भाई लेट अस इमेजिन कि कोई तो नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आता होगा. और यूनिट वर्ड क्यों? बिकॉज उसमें वन इन्वॉल्व. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज इमेजिनरी यूनिट. अच्छा, लेटर ऑन व्हेन दिस वाज डिसाइडेड कि ठीक है इसको इमेजिनरी यूनिट की तरह हम ट्रीट करेंगे, व्हाट दे रियलाइज्ड कि जब वो लोग ये रूट ऑफ -1 प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे लिखते हैं ना, तो सम जो है ना वो दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है. इट लुक्स वेरी डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन वाइज. सो व्हाट दे डिड, वो लोग ने इस वैल्यू को एक सिंबल दे दिया ताकि दिखने में वो डिफिकल्ट ना लगे. और इसको जो सिंबल दिया है दैट इज स्मॉल आई. तो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक में आपको जिधर भी ये स्मॉल आई दिखेगा ना, वो हमेशा इमेजिनरी यूनिट रिप्रेजेंट करता है और उसका वैल्यू फिक्स्ड है. आई दिखा मतलब वो रूट ऑफ -1 को ही रिप्रेजेंट करेगा. सो इमेजिनरी यूनिट का जो डिनोशन है दैट इज स्मॉल आई. उसका जो वैल्यू है दैट इज ऑलवेज रूट ऑफ -1. अभी ना एक जो कॉमन मिस्टेक होता है वो मैं बता देता हूं. आपको क्वेश्चन में जिधर भी आई दिखेगा, आप उसका वैल्यू कभी भी रूट ऑफ -1 पुट नहीं करोगे. ये दिखने में डिफिकल्ट लग रहा था इसलिए तो उसको सिंपल सिंबल दिया है आई. तो आई को हमेशा आई ही रखने का, नेवर सब्स्टिट्यूटेड बाय रूट ऑफ -1. योर सम विल लुक डिफिकल्ट प्रेजेंटेशन वाइज. इज दैट थिंग क्लियर? अच्छा, अब ना ये जो आई का वैल्यू है ना, इसके बेसिस पे देयर आर 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो अपने को मेमोराइज करना है, बिकॉज ये अपने को सम्स में बहुत काम आने वाला है. We will have to memorize these 3 values that are going to be very helpful. मैं बता देता हूं कि आता कैसे, बट अपने को एंड में मेमोराइज तो करना ही है. इफ आई टॉक अबाउट आई स्क्वायर, ये तो सब बता सकते हैं. आई स्क्वायर के लिए आप दोनों साइड को स्क्वायरिंग करोगे तो ये आई स्क्वायर बन जाएगा, इधर से रूट निकल जाएगा, तो आई स्क्वायर का वैल्यू इज -1. इफ ये जो आई क्यूब है, क्या हम आई क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं? है ना, आई स्क्वायर इंटू आई. उसमें मेरे को आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मालूम है, तो दिस विल बिकम -1 इंटू आई, एंड -1 इंटू आई इज -i. तो आपको जब भी कोई भी सम में आई क्यूब दिखेगा, आप स्ट्रेट अवे उसको -i बना दो. एंड वैसे इफ आई टॉक अबाउट i⁴, so I can write it as I square into I square. So that becomes -1 into -1, which is eventually 1.
तो ये तीनों का वैल्यू अपने को मेमोराइज करना है, वेरी हेल्पफुल। प्लीज ये कॉपी कर लो। किसी का अगर बाकी है कॉपी करना तो यू कैन रेज योर हैंड। ऑल राइट। शरायु आपका हो गया बेटा कॉपी करके? यस सर। हाँ। सो नाउ इमेजिनरी यूनिट के बाद इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर का टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऐसे है। Okay, this is the textbook definition of imaginary number। ये डेफिनेशन क्या बताने का ट्राई करता है मैं बता देता हूँ। ये बोल रहा है कि आपने रियल नंबर के साथ अगर ये आई वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया तो उस नंबर को इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। ओके, along with any real number if you multiply I it becomes imaginary number, simple। so अगर मुझे उसके एग्जांपल्स देने हैं all these are examples of imaginary number। देखो ना, हर रियल नंबर के साथ मैंने आई मल्टीप्लाई कर दिए इसलिए उसको अब कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। क्या ये क्लियर है सबको? ओके, तो प्लीज कॉपी डाउन दिस डेफिनेशन इमेजिनरी नंबर का।
सो अभी देखो, तुम्हें रियल नंबर भी मालूम है, तुमको इमेजिनरी नंबर भी मालूम है. नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है. जस्ट गिव मी 1 मिनट. सो बिना कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन क्या बोलता है कि जब आप एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन के हेल्प से कनेक्ट करते हो. ओके, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, यू आर कनेक्टिंग देम विद हेल्प ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देन दैट नंबर इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. टेक्स्ट बुक डेफिनेशन में वो लोग ने सिर्फ प्लस साइन लिखा है, बट ऑब्वियसली माइनस साइन भी रहेगा तो चलता है. तो उसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन ऐसा बोलता है. A number of the form a plus bi is called complex number, जहां पे a और b जो है वो रियल नंबर्स है. ठीक है ना. a तो रियल नंबर है, लेकिन इस रियल नंबर के साथ मैंने i मल्टीप्लाई कर दिया, तो डू यू अग्री ये इमेजिनरी नंबर बन चुका है ना. तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर को हमने एडिशन के हेल्प से कनेक्ट कर दिया. सो नाउ इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स नंबर. अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिनोशन है ना, दैट इज स्मॉल z. यस, यहाँ पे लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को स्मॉल z से डिनोट करते हैं. सो ये जो स्ट्रक्चर है z इक्वल टू a प्लस बी है. अब ना कभी कभी ये फॉर्मेट में ना वो लोग ये a और b को ना कोई और नाम से भी रिकॉग्नाइज करते हैं. अभी ना जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ था तो देयर वर फ्यू थिंग्स जो हम डिस्कस नहीं करते थे, बिकॉज वो जरूरी नहीं था, इट वाज नॉट रिक्वायर्ड. बट अभी बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन कॉलेजेस ने ऑनलाइन एग्जाम्स लेना शुरू कर दिए, और ऑनलाइन एग्जाम्स में ना मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एमसीक्यूज पूछते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस एमसीक्यूज ना कुछ कुछ ऐसा थियरी है मैथ्स में जो अब तुमको पता होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारा कॉलेजेस अब वो थियरी क्वेश्चंस को एमसीक्यू बना के पूछने लग गए. ओके, दैट इज द रीजन आई एम डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स. सो व्हेन यू कम अक्रॉस दिस फॉर्मेट z इक्वल टू a प्लस bi, तो ये जो a है ना, दैट इज ऑल्सो रेफर्ड एज रियल पार्ट ऑफ z. उसको कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट कहा जाता है, और उसको सिंबॉलिक फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आर ई और ब्रैकेट के अंदर z. तो वी रीड दिस एज आर ई ऑफ z, विच इज रियल पार्ट ऑफ z, मतलब a के बारे में बात हो रहा है. सिमिलरली ये जो b है, इट इज रेफर्ड एज इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और उसको लोग कभी कभी ये सिंबल भी देते, आई एम ऑफ z. तो बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये सिंबल आया मतलब a के बारे में बात हो रहा है, ये सिंबल आया मतलब b के बारे में बात हो रहा है. क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ग्रेट, प्लीज कॉपी दिस.
अगर किसी का बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड. अच्छा, अभी जैसे इमेजिनरी यूनिट में मैंने आपको बोला ना कि आई स्क्वायर, आई क्यूब एंड आई रेज टू 4, ये तीन वैल्यूज आपको बहुत काम आने वाले. वैसे ही अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहा हूँ वो भी आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में काम आने वाला है. सो व्हाइल सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, अगर आपको कहीं पर भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू दिखा तो आप इसका प्रेजेंटेशन कैसे चेंज करोगे वो मैं बता रहा हूँ. एंड स्ट्रिक्टली वी विल ऑलवेज फॉलो द प्रोसीजर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. -25 है ना, तो सबसे पहले मैं -25 को ऐसा लिखेगा. I'll write it as 25 into -1. देन आपको सबको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जब टर्म्स मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन में है तो आप स्क्वायर रूट सेपरेट कर सकते हो. तो आई कैन राइट दिस एज √25 इंटू रूट ऑफ -1. अब हम सबको मालूम है 25 का स्क्वायर रूट 5 आता है. और आज हमने क्या सीखा, रूट ऑफ -1 को हम क्या लिखेंगे, एग्जैक्टली रूट ऑफ -1 को हम आई लिखेंगे. सो सी बेसिकली वो लोग ने जो दिया था वो एक इमेजिनरी नंबर था. सो जब भी ऐसा फॉर्मेट आएगा, दिस इज हाउ यू चेंज द प्रेजेंटेशन एवरी टाइम. तो आप लोग ये कॉपी करो और मैं दो टर्म्स देता हूं, उसका प्रेजेंटेशन चेंज करो. चलो. यस, वेरी गुड दीपांशु. यस शुभम, फर्स्ट वन करेक्ट है. अब देखो 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो √17 को √17 ही रखना पड़ेगा और ये टर्म को आप आई बना दो. तो आपका थर्ड आंसर ये आना चाहिए, √17i. Yeah, if it's not a perfect square, you keep it as it is. Absolutely no problem. Okay.
बाकी सबको भी यही आंसर आ रहा है ना? यू कैन पुट अ थम्स अप. ऑल राइट. Let us discuss the last concept of today. Conjugate of complex number z. Okay. तो अगर मैंने आपको एक z नाम का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और आपको उसका कॉन्जुगेट लेना है ना, तो सबसे पहले तो उसका जो डिनोशन है, उसका डिनोशन आता है z बार. तो जब भी z बार ऐसा दिखा तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो लोग ने कोई तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लिया. अच्छा, अभी कॉन्जुगेट लेते कैसे? देखो पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते हैं. टू फाइंड कॉन्जुगेट वी चेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. आपको हमेशा z का सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है कॉन्जुगेट लेने के लिए. रियल पार्ट को कुछ भी नहीं होगा. ओके, सो डू वन थिंग, ये कॉपी कर लो, फिर हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं टू अंडरस्टैंड दिस इंस्ट्रक्शन. कॉपी दिस. ओके, चलो नाउ लेट अस. मैंने ना सारे वेराइटीज ले लिए. दीपांशु, कॉन्जुगेट का मतलब वही होता है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हो, दैट प्रोसेस इटसेल्फ इज कॉल्ड कॉन्जुगेट. अच्छा दीपांशु, डू यू रिमेम्बर आप लोग बहुत बार मैथमेटिक्स में रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर करते थे. तो रैशनलाइजिंग द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप क्या करते थे? आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से ही मल्टीप्लाई करते थे ना. बस सिमिलर कंसेप्ट है. बस यहाँ पे वी आर बीइंग वेरी स्पेसिफिक कि आपको कंपलसरी इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है. दैट इज द कंसेप्ट ओवर हियर. ठीक है दीपांशु? ऑल. अब देखो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट हर वेराइटी कवर करने का ट्राई किया कि भाई इसमें से कुछ एग्जाम में आ सकते हैं. तो अभी समझो ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है और मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने को बोलूं, तो आप सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करोगे. तो इसका कॉन्जुगेट आएगा 5 + 7i. क्या सब लोग अग्री करते हैं? अच्छा, तो मुझे बताओ इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा? -3 - 4i. हाँ, करेक्ट. -3 - 4i. इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट विल स्टे एज इट इज. अच्छा, इफ यू लुक एट द थर्ड नंबर,
सर ये प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला फॉर्मेट नहीं है, पहला इसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और आज ही हमने सीखा इसका प्रेजेंटेशन चेंज कैसे करते हैं। तो आप इसको 9 इंटू -1 लिखोगे और 9 इंटू -1 करके दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट दे दोगे, तो दिस विल बी z इक्वल टू 5 + 3i, और फिर इसका z बार आएगा 5 minus परफेक्ट 5 - 3i। अच्छा, इफ यू लुक एट दिस नंबर, सर ये भी प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्मेट में नहीं है, ये सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, इसका रियल पार्ट मिसिंग है। ये तो क्या मैं इसका रियल पार्ट 0 अज्यूम कर सकता हूँ? Yes, sir. है ना? सो आई कैन राइट द सेम नंबर एज 0 plus 4 है 0 + 4i, और फिर जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे, -4 है। 3 minus 4 yes 0 - 4i, and yes you can write it as -4i also। yes देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ ये सब बिकॉज कुछ कॉलेजेस है ना जिनके नखरे थोड़े ज्यादा होंगे, वो बोलेंगे नहीं पहला उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखो फिर कॉन्जुगेट में कन्वर्ट करो, इसलिए मैं वो प्रोसीजर भी बता रहा हूँ। अगर डायरेक्टली कॉलेज अलाउ करते हैं, आई हैव नो प्रॉब्लम। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन 5। ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट मिसिंग है, तो मैं इमेजिनरी पार्ट 0i लिख सकता है ना, और फिर जब आप इसका कॉन्जुगेट लोगे it will become 5 - 0i, but then we know 0i का कुछ significance नहीं है, तो it can eventually be written as 5। क्या ये सबको समझा? yes sir All right, yes please copy this down। All right, चलो आई होप आज का सेशन क्लियर था। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। विल डिस्कस सम अदर कांसेप्ट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड देन जो मैथ्स 2 का स्टैटिस्टिक्स पार्ट है, हम उसका कोई टॉपिक स्टार्ट नहीं करेंगे, बट विल डिस्कस सम कैलकुलेशन ट्रिक्स, ओके, जो आपके कैलकुलेशन स्पीड को बहुत इंप्रूव कर सकता है, सो दैट स्टैटिस्टिक्स में जब लेंथी कैलकुलेशन आएगा तो इट विल नॉट कंज्यूम मच टाइम। ओके, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर थोड़े कैलकुलेशन ट्रिक्स भी डिस्कस करेंगे और इसके भी कुछ एडिशनल कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आई थिंक आपको अभी 10 o'clock को बीके का लेक्चर है, राइट, अकाउंट्स का। ऑलराइट, ऑलराइट, सो यू ऑल स्टे इन द मीटिंग, आई टेक योर लीव, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी वेरी सेफ, एंड थैंक यू सो मच। Welcome, welcome everyone.